जी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया हो? शानदार। अरे वाह। ओके। पहले भी क्लास हो चुकी है आपकी? कितने लोग हैं जो पहले नहीं पढ़े थे? आज पहली बार ही मिल रहे हैं? पहली बार ही मिल रहे हैं सभी से? ओके, चलो। कुछ से पहले भी मिल चुके हैं ना? हाँ। देखिए आप, जो विशेष रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो एसटीसी का पेपर दे रहे होंगे, है ना? कुछ हो सकता है कि एसटीसी के साथ में फोर्थ ग्रेड भी दे रहे होंगे, ठीक है। कुछ हो सकता है कि राजस्थान पुलिस भी दे रहे होंगे। यानी कि ऑल ओवर इन राजस्थान लेवल के जो भी एग्जाम्स है, चाहे फिर आपका सीईटी क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर आपका कोई वीडियो का पेपर क्यों नहीं है, या फिर आपका पटवार का क्यों नहीं है, ये जो भी राजस्थान लेवल के जो आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे किसको टारगेट करके? एसटीसी टारगेट करके। अब सिलेबस तो सभी का वही रहना है, चेंज तो कुछ होता नहीं है। तो एसटीसी टारगेट करते हुए एक टॉपिक जो एसटीसी में वैसे कर कोई फिक्स तो नहीं होता, आ जाए तो आ जाए, नहीं ना भी आए, क्वेश्चंस आए तो आए, नहीं तो ना भी आए, ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। बनेगा तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है कि प्रश्न जो बनते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पंचायती राज से, ठीक है। और जो भी आज पहली बार क्लास में बैठे हैं उनको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ ये, क्योंकि पंचायती राज पहले भी एक क्लास में शायद हमने शुरू किया था पंचायती राज के संदर्भ में, ठीक है। और ये सभी भर्तियों में चलेगा, जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, इन सभी भर्तियों में ये पंचायती राज का पार्ट आने वाला है। तो ये सभी के काम आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एसटीसी वालों का थोड़ा सा भला हो जाएगा, उनके पहले है, इसलिए हम पहले थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज तो इसके बारे में कहाँ तक कुछ बातें हुई थी, कोई बताएगा? कुछ बातें हुई थी क्या हमारी? क्या बातें हुई थी? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं है। एक बार मैं दोबारा से शुरू से बात कर लेता हूं सभी के साथ में, है ना। पंचायती राज, और पंचायती राज के बारे में बात करें तो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक इकाई है। किसकी इकाई है? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है, जहां हम रहते हैं हमारे आसपास का जो शासन होता है, और स्थानीय जो शासन होता है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है, स्थानीय स्तर पे ही होता है। और इसमें जो तरीके होते हैं वो भी कैसे होता है? स्थानीय होते हैं। और समस्याएं भी कैसी होती हैं? स्थानीय होती है। और उनका समाधान भी कैसा होता है? स्थानीय लोग बैठ करके। पंच पटेल अवधारणा सुनी होगी, गांव देहात के अंदर पटेल बैठ जाते थे और फैसले सुना देते थे, तो उसी को हम स्थानीय स्वशासन बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन की इकाई है उसका नाम क्या है? पंचायती राज होता है, ठीक है। और पंचायती राज का जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ माना गया कहां से? तो पंचायती राज का प्रारंभ माना गया है चोल वंश से। कौन से वंश से? चोल वंश से इसका प्रारंभ माना गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चोल वंश में सबसे पहले लिखित जानकारी हमें मिली है किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। लेकिन पंचायती राज को भारत में जो विकसित किया था, विकसित करने का जो श्रेय है वो श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको जाता है भाई? एक ब्रिटिश वाइसराय थी जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के द्वारा पंचायती राज की दिशा में सबसे पहले कार्य किया गया था कि आम जनता के भले के लिए, शासन के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। और ऐसे में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं हम? जनक भी कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो क्या करेंगे? लॉर्ड रिपन करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। अब लॉर्ड रिपन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज स्तर पे कुछ कार्य होने शुरू हुए। लेकिन आगे चल के आपको पता होगा कि भारत आजाद हुआ। और भारत आजाद कब हुआ भाई? 1947 में। अब 1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद भारत ने अपना क्या बनाया? संविधान बनाया। और जब भारत ने अपना संविधान बनाया तो संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कहीं कोई जगह नहीं दी। ध्यान से समझना इन बातों को। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में कहीं कोई जगह ही नहीं दी।
केवल शासन को चलाने के लिए दो स्तर बनाए गए थे हमारे संविधान में। एक तो बनाई गई थी संघ सरकार, जो केंद्र स्तर पर रह करके शासन को चलाएगी, और एक बनाई गई क्या, राज्य सरकार। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे जब आप पटवार, वीडियो, सीईटी या फिर 4th ग्रेड जो भी भर्तियां एग्जाम में दोगे, उन सब में हम पढ़ेंगे, इन सभी सरकारों को भी पढ़ेंगे। तो दो ही सरकारें बनाई गई, एक संघ सरकार और एक राज्य सरकार, दो सरकारें बनाई गई। बाकी पंचायती राज को संविधान में कहीं रखा ही नहीं, यानी कि आम जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। केवल इतनी सी बात की गई संविधान के एक भाग में, और संविधान का ये भाग था जिसका नाम था भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में केवल एक बात कही गई, और भाग 4 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, और अनुच्छेद जोड़ा गया था 40। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया 40। और अनुच्छेद 40 में एक बात कह दी गई कि अगर राज्यों को लगता है तो वो किसका गठन कर लें, पंचायतों का गठन कर सकती हैं। बात को समझ लेना, किसका गठन कर सकती हैं भाई, पंचायतों का गठन कर सकती हैं। और पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में लिखा, अनुच्छेद 40 में। भाग पूछे तो कौन सा है, 4। संविधान के भाग 4 में ये बात कह दी गई, और ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई, राज्य को दे दी गई, कि राज्यों को लगे तो वो पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर ले। ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं कि वो करें। और ऐसे में कहीं भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा नहीं मिला। जब संविधान में दर्जा नहीं मिलेगा तो एक चीज बताइए, क्या आम जनता के लिए कोई कार्य हो पाएंगे, क्या शासन, केंद्र सरकार राज्य यानी कि आम जनता तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। और जब आम जनता तक नहीं पहुंच पाई तो ऐसे में याद रखना, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत में 2 कार्यक्रम चलाए गए। और कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम चला दिए गए, तो ये कार्यक्रम थे जिसमें से पहला कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था इसकी शुरुआत कर दी गई कितने तारीख को, 2 अक्टूबर साल 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में किसकी शुरुआत हो गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। एक और कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। और जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम था इसकी शुरुआत हो गई 2 अक्टूबर 1953 में। तो यहां पर 2 कार्यक्रम चला दिए जा रहे हैं, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। लेकिन एक चीज बताइए, जब सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही तो क्या कार्यक्रम आम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों जो कार्यक्रम थे, ये दोनों कार्यक्रम क्या हो गए, असफल हो गए। दोनों कार्यक्रम क्या हुए भाई, असफल हो जाते हैं। जब दोनों कार्यक्रम असफल हुए तो ये असफल क्यों हुए, इस बात की जांच करने के लिए, असफलता की जांच करने के लिए याद रखना एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति है भाई, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था साल 1957 में। अरे कब हुआ है, क्यों हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए किस समिति का गठन हुआ, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। कब हो रहा है, 1957 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी साल 1958 में। अरे रिपोर्ट कब दी भैया, 1958 में बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता समिति बताती है कि ये कार्यक्रम असफल क्यों हुए। और कमेटी बताती है कि असफलता का सबसे पहला कारण है कि आपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही नहीं किया। अरे क्या नहीं किया, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, हाँ जी, शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही है। डिसेंट्रलाइजेशन करना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है कि आपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं किया, यानी कि शक्तियों को अलग अलग जगह पर बांटा नहीं, आपने सभी शक्तियों को केंद्र के पास में दे दिया है।
और जब सब शक्तियां एक जगह होंगी तो शासन आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इन शक्तियों को एक जगह से निकालो और अलग अलग स्तरों पर बांटो। ये कौन कह रहा है? बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि लोकतांत्रिक क्या करो? विकेंद्रीकरण। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हुए जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज के कितने स्तर बनाओ? 3 स्तर बनाओ भाई। अरे कितने स्तर बना दो? कौन कह रहा है? बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि पंचायती राज के 3 स्तर बनाओ ताकि आम जनता तक पहुंच बने। इसके लिए एक स्तर होगा जिसे नाम देंगे हम जिला स्तर। एक स्तर बना दो जिसे आप नाम दोगे खंड स्तर या ब्लॉक स्तर कह सकते हो। और एक स्तर होगा सबसे नीचे, कौन सा? ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर जो बनाया जाए उसे आप कहोगे ग्राम पंचायत। अरे क्या बोलोगे? खंड स्तर पर जो होगी उसे क्या कहोगे? पंचायत समिति। और जिला स्तर पे क्या बना दो? जिला परिषद। अरे जिला स्तर पे क्या बनाया जाए? जिला परिषद बना दी जाए। ये बात कौन कह रहा है? बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि ये स्तर बनाओ ताकि ग्राम बन जाएंगे तो गांव तक आपका शासन पहुंच जाएगा। यहां पर जिला स्तर पर जो जिला परिषद बने ना, इस जिला परिषद का मुखिया किसको बना दो? जिलाधीश को। अरे किसको बनाओ? जिलाधीश या जिला न्यायाधीश या जिला कलेक्टर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जिलाधीश को बनाया जाए। पंचायत समिति का जो मुखिया है वो किसको बना दो? प्रधान को बना दो। और ग्राम पंचायत का मुखिया किसको बना दो? सरपंच को बना दो। तो ये बात कहती है बलवंत राय मेहता समिति। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकतांत्रिक क्या करो? विकेंद्रीकरण। अच्छा जी, दूसरी चीज एक काम और करो। यहां पे करना क्या है कि जो पंचायत समिति है, इस पंचायत समिति को आप क्या बनाओ? कार्यकारी संस्था। अरे कैसी संस्था बना दो? पंचायत समितियों को कार्यकारी संस्था बनाओ, जबकि राज्य सरकार और जिला यानी कि पंचायती राज के बीच में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था किसको बना दो? तो समन्वयकारी जो संस्था होगी वो समन्वयकारी संस्था किसको बनाया जाए? जिला परिषद को बनाया जाए। ये बात भी कौन कहता है? बलवंत राय मेहता समिति। वापस से सुन लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति क्या कह रही है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करो। पंचायती राज के कितने स्तर बना दो? 3 स्तर बना दो, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। जो खंड स्तर पर पंचायत समिति, इसे कैसी संस्था बनाओ? कार्यकारी संस्था बनाओ, जबकि समन्वयकारी संस्था किसको बना दो? जिला परिषद को बना दो। तीसरी बात क्या कहती है? जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव हो ना, ये चुनाव तो कैसे करवाऊं? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कौन करे? जनता। अरे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कौन करेगा? जनता। तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा करवा दो। और इनके जो चुनाव है ना, ये कैसे करवाओ? अप्रत्यक्ष रूप से करवा दो। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो ये रिपोर्ट देती है बलवंत राय मेहता समिति। और जब बलवंत राय मेहता समिति इस प्रकार की रिपोर्ट देती है तो इसी रिपोर्ट के आधार पर याद रख लेना, पंचायती राज जो है, ये पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। जैसे ही बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आती है, इस पंचायती राज का क्या कर दिया गया? शुभारंभ। और पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को। और शुभारंभ हुआ था कहां पे? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान का एक जिला था भाई, नागौर। अरे जिला कौन सा है? और नागौर जिले का एक गांव था, गांव का नाम है बगदरी। अरे गांव का नाम क्या है? बगदरी गांव से किसका प्रारंभ किया गया? पंचायती राज का। और पंचायती राज का ये शुभारंभ किसने किया? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। कितने तारीख को हो रहा है? 2 अक्टूबर 1959 को हो रहा है, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। अरे समझ में आ गई बात? तो नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ कर दिया जाता है। सबसे पहले प्रश्न आ जाए आपके लिए कि पंचायती राज का शुभारंभ कहां किया गया? राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पे? नागौर जिले के अंदर। गांव पूछे तो
बगदरी गांव, ठीक है ना। तो बगदरी गांव में याद रख लेना 2 अक्टूबर 1959 की बात थी, तो 2 अक्टूबर 2009 को 50 साल पूरे हो जाएंगे, और 50 साल पूरे होने पर पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था। और स्वर्ण जयंती जो समारोह है ये कहां पे आयोजित हुआ? नागौर के कौन से गांव में हुआ? बगदरी गांव में। और इसी स्वर्ण जयंती समारोह के ऊपर इस बगदरी गांव का जो चबूतरा था, इस चबूतरे की बात करें तो इस चबूतरे को क्या बनाया गया भैया? राज्य स्मारक का दर्जा दिया गया। राज्य स्मारक का क्या दे दिया? तो राज्य स्मारक का दर्जा बगदरी गांव के चबूतरे को कब दिया गया था? 2009 के अंदर दिया जा रहा है। स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, और ये स्वर्ण जयंती समारोह तत्कालीन समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। अरे कौन थे? और इसी 2009 के अंदर राजस्थान में पंचायती राज, इंदिरा गांधी पंचायती राज कहेंगे, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई थी। तो ये प्रश्न भी अच्छा बनता है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। बगदरी गांव के चबूतरे को किसका दर्जा दिया गया है? राज्य स्मारक का दर्जा। किस लिए दिया गया? क्योंकि पंचायती राज के कितने साल पूरे हुए? 50 साल पूरे हुए। स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, इसलिए यहां पर दे दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। करने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल। तत्कालीन समय में राजस्थान की जो सीएम थे, राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। अरे मोहनलाल। साथ में राजस्थान के गवर्नर पूछ ले आपसे, राज्यपाल पूछ ले, तो राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल क्या नाम आता है? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। इस तरीके से राजस्थान में पंचायती राज का क्या हो गया था? शुभारंभ। राजस्थान में 2 तारीख को हुआ, लेकिन राजस्थान के बाद 9 दिन बाद, कितने दिन बाद? और राजस्थान के ठीक 9 दिन बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। कौन सा बना भाई? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज को संपूर्ण राज्य में क्या कर दिया? लागू। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज को संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य। अब प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहां पर आंध्र प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया। यहां तक बातें समझ में आ गई। और आई थिंक पिछली क्लास में हमने यहीं तक बातें की थी। हाँ जी, यहीं तक हुई थी या और भी हुई थी? और भी हुई थी, कोई बात नहीं। और नहीं हुई है जैसा कि इन्होंने लिखा है, तो और तो नहीं हुई, इतनी हुई है। चलो, हाँ हाँ जी, हाँ वो सब बातें, मतलब यहां तक बातें अपनी कंप्लीट हो गई थी। मैं रिवीजन पे लेके आया हूं आपको, जो पिछली क्लास में हमारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, एक क्लास जो आपने मिस की है उनको वापस से मैं यहां पर समरी करवा के लेके आया हूं कि ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने बातें कही है कि 3 स्तर बना दो, चुनाव इसके प्रत्यक्ष करवा दो, उसके अप्रत्यक्ष करवा दो, कार्यकारी संस्था बना दो, समन्वयकारी संस्था बना दो, और इन सब के साथ पंचायती राज के चुनाव हो गए पहली बार राजस्थान में। और चुनाव हुए थे साल 1960 में। अरे कब हुए थे? प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में पंचायती राज के पहली बार चुनाव कब हुए? 1960 में हुए। तो 1960 में चुनाव तो करवा दिए गए, लेकिन ये बलवंत राय मेहता समिति की ये बातें कहीं भी ऐसा नहीं कह रही हैं कि जो चुनाव होगा तो अगला चुनाव कब होगा। अगला चुनाव बोले तो इन संस्थाओं का कार्यकाल क्या होगा, ये बात कहीं भी तय नहीं की गई। अब सोचो भाई, जब इनका कार्यकाल ही तय नहीं है, तो कोई तो सरपंच 1 दिन बन रहा है, कोई 1 साल बन रहा है, कोई 5 साल बन रहा है। दोबारा चुनाव कब होंगे कोई पता नहीं है। साथ में ये संस्थाएं
पैसा कहां से लेंगे, इनके वित्तीय स्रोत क्या होंगे, ये बात भी बलवंत राय मेहता समिति नहीं बताती है। और जब ये सब बातें वो नहीं बता रही है तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? अरे यस नो। और इसीलिए पंचायती राज का कोई निश्चित टेन्योर नहीं रहा। इस वजह से 1960 से 70 का जो दशक रहा ना, ये 60 से 70 का दशक पंचायती राज का कौन सा काल कहलाता है? संकट काल। तो प्रश्न आपके बीच में आ जाएगी, पंचायती राज का संकट काल कब से कब तक रहा? 60 से 70 का जो दशक है पंचायती राज का संकट काल रहा। और इसके बाद संकट काल के बाद में एक और समिति बनती है, और अब की बार जो समिति बनी उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। पहली समिति बताई कौन सी आपको? बलवंत राय मेहता समिति। और अब हम बात करते हैं किस पे? अशोक मेहता समिति। और अशोक जो मेहता समिति है इसका गठन हुआ था साल 1977 में। अरे कब गठन हो रहा है? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। और अशोक मेहता समिति क्या बात कह रही है तो इस बात को समझो। अशोक मेहता समिति का जो गठन है, सबसे पहले तो याद रखना है, इसका गठन करने वाली जो सरकार है उस सरकार का नाम था मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित। तो प्रश्न आ जाए कि अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई सरकार। हो सकता है कि वो मोरारजी देसाई सरकार ना लिख करके यहां पर ये चीज भी लिख सकता है, तो क्वेश्चन ये भी अच्छा बन सकता है, जनता पार्टी सरकार। प्रश्न आ जाए कि जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचायती राज की दिशा में किस समिति का गठन किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना? अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977 में। और अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब आई? तो अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पेश की थी समिति ने साल 1978 में। अरे रिपोर्ट कब पेश की थी? 1978 में। अब ये समिति कहती क्या है उस बात को समझो। तो अशोक मेहता समिति कह रही है कि पंचायती राज जो होगा, भाई बलवंत राय ने बताया कि कितने स्तर होंगे? 3 स्तर। जबकि अशोक मेहता समिति कहती है कि पंचायती राज के 3 स्तर नहीं होंगे। तो कितने स्तर होंगे? तो पंचायती राज कितने स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए? अरे कितने स्तरीय व्यवस्था हो? द्विस्तरीय व्यवस्था हो। यानी कि पंचायती राज के 3 नहीं बल्कि स्तर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक समिति कह रही है 3, ये दूसरी समिति कह रही है स्तर कितने बनाओ? 2 ही बना दो। बोले जी 2 कौन कौन से बना दें? तो एक तो बनाओ भैया जिला स्तर बनेगा। अरे कौन सा स्तर बनेगा? और एक जिले के नीचे निम्न स्तर बना दो। वो कह रहा है जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर, और ये कहता है कि सिर्फ जिला स्तर बनाओ और निम्न स्तर बना दो। अच्छा जी, जिला स्तर पर क्या बननी चाहिए? जिला स्तर पे, तो जिला स्तर पे तो समिति कहती है कि जिला स्तर पे तो आप क्या बना दो? जिला स्तर पर जो संस्था होगी उसका नाम होगा जिला परिषद। अरे क्या होगा? और निम्न जो स्तर बने, इस निम्न स्तर को आप क्या नाम दे दो? मंडल पंचायत। निम्न जो स्तर बनाया जाए, इस निम्न स्तर का नाम क्या रख दो आप? मंडल पंचायत रख दो। तो जिला स्तर बना दो और साथ में क्या बना दो? मंडल पंचायत। तो जिला परिषद और मंडल पंचायत 2 स्तर यहां पे बन जाएंगे। जिला जो परिषद होगी, जहां याद करो बलवंत राय कहता है कि जिला परिषद कैसी होगी? समन्वयकारी संस्था होगी। वहीं अशोक मेहता कहता है कि जिला परिषद को आप क्या बना दो? जिला परिषद को कैसी संस्था बनाओ? अरे कैसी संस्था बनाओ? कार्यकारी संस्था बनाओ। तो जिला परिषद कैसी संस्था हो? कार्यकारी संस्था हो। ये बात भी कौन कहता है? अशोक मेहता समिति कहती है। साथ में एक और बात जो कि बलवंत राय नहीं कह रहा था कि कार्यकाल कितना होगा, जबकि अशोक मेहता कहता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात कह रहा है कि संस्थाओं का जो कार्यकाल है ये कितना होना चाहिए? संस्थाओं का कार्यकाल, तो इन संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितना कर दिया जाए? 4 वर्ष रखा जाए।
वैसे अभी कितना है, 5 वर्ष होता है ना। कितना रखा गया है फाइनली, 5 साल रखा गया है। अभी समिति रिपोर्ट आ रही है पंचायती राज की दिशा में, अभी पंचायती राज संवैधानिक दर्जा नहीं ले रहा है। अभी ये समितियां रिपोर्ट आएंगी, फिर हम संवैधानिक दर्जा देंगे, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ समितियों की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो संस्थाओं का कार्यकाल कितना कर दो, 4 वर्ष का कर दिया जाए। तीसरी बात क्या कहता है, तो तीसरी बात कहता है कि इन संस्थाओं को आप क्या दो भैया, संस्थाओं को वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाए जाएं। अरे कुछ पैसा भी तो आना चाहिए ना संस्थाओं के पास में, तो वित्तीय स्रोत क्या करवाए जाएं, उपलब्ध करवाई जाएं। तो उपलब्ध करवाई जाएं, ये बात भी कौन कह रहा है, अशोक मेहता समिति कहती है कि इनको वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराओ जहां से इनके पास में पैसा आए। संस्थाएं तभी चल पाएंगी जब इनके पास में पैसा आएगा, तो वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवा दो। एक और बात कहती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे दृष्टिकोण में, आपके भी इसी को याद रखना है। समिति कहती है कि जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में, किसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, बोले तो आरक्षण दिया जाए। तो इस तरीके से अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आती है भाई, ठीक है ना। तो अशोक मेहता समिति रिपोर्ट 1977 में समिति बन रही है, 78 में रिपोर्ट आ रही है, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित हो रही है। अशोक मेहता समिति कहती है कि पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर की होनी चाहिए, द्विस्तर की होनी चाहिए, जिला स्तर और निम्न स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद, निम्न स्तर पे मंडल पंचायत। कार्यकारी संस्था किसको बना दो, जिला परिषद को बना दो। संस्थाओं का कार्यकाल कितना कर दो, 4 वर्ष। वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवा दो, साथ में एससी और एसटी को क्या दे दो, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दो, इनकी भी सीटें रिजर्व करो। ये बात कहती है अशोक मेहता समिति। अरे बात समझ में आ गई, तो एक बार उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं। बोला है ना। हाँ जी, अभी वो अलग से और आएंगे, अभी राजस्थान की समितियां भी करवाएंगे आपको, है ना, वो भी करवाएंगे। उतार दो अशोक मेहता समिति को, उतारो।
लिख लोगे या लिखानी पड़ेगी लैंग्वेज? बाकी सिंपल ही है, ऐसे लिख लोगे तो जल्दी याद कर लोगे, है ना। कर्ता कारक लगा के अपने को कौन सा हिंदी में चलना है, सीधे सीधे फैक्ट्स याद रखने। अशोक मेहता समिति ने कार्यकाल कितना सुझाया? 4 वर्ष। वित्तीय स्रोतों की बात कर रहा है या कराधान लिखा जाए तो गड़बड़ नहीं करना है, SC ST को आरक्षण दे रही है, सीधा सीधा लाइन टू लाइन याद कर लो। हो गया? हाँ जी, चलेंगे आगे। तो वापस से एक बार रिपीट कर लीजिए चीजों को। हमने चर्चा शुरू की है कहां से? पंचायती राज से। प्रारंभ कहां से माना गया है? चोल वंश से। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में प्रारंभ में केवल कहां जगह दी गई थी? भाग 4 अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन की बात करता है, सिर्फ यहाँ पे, और वो भी किसको? राज्य को निर्देश दिया गया था। इसके बाद में बात की थी आजादी के बाद में संविधान लागू होने के बाद पंडित नेहरू द्वारा कितने कार्यक्रम चलाए गए थे? 2 कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। दोनों कार्यक्रम क्या हुए? असफलता की जांच करने के लिए समिति कौन सी बनी? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट में कहा गया पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर होंगे? 3 स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।
जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश, वर्तमान में नहीं होता है। वर्तमान में जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ये शुरुआत की बात कर रहा है जो बलवंत राय मेहता समिति कह रही है कि भैया अध्यक्ष किसको बनाओ? जिलाधीश को। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान को, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच को बनाया जाए। साथ ही पंचायत समिति को कैसी संस्था बना दो, जबकि जिला परिषद कैसी बना दो? समन्वयकारी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या हुई है भैया? चुनाव नहीं। राजस्थान में किसकी शुरुआत हुई थी? हटा दिया क्या उसको, पेज को? तो इसके साथ हमने बात की थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यहाँ पर बातें की थी। रिपोर्ट को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर। नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। वो स्लाइड गायब हो गई क्या? हाँ, स्लाइड थी ना, वो कहाँ चली गई? हाँ जी, कहाँ चलेगी? नीचे कहाँ जाएगी? है तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। शुरुआत कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मोहनलाल सुगाड़िया। राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को कहां पे शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में 1960 में क्या हुए थे? चुनाव हुए, लेकिन इन चुनाव में इनका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया था। कार्यकाल फिक्स नहीं होने के कारण ही 1960 से 70 के दशक को क्या बोला? संकट काल कहा गया। और उसके बाद एक और समिति बनी। समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। 1977 में किस समिति सरकार के द्वारा? मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा गठित की गई थी। रिपोर्ट आई थी 1978 में। कहता है कि पंचायती राज के स्तर 3 नहीं बल्कि 2 बनाओ। 2 स्तर होंगे, जिला स्तर और निम्न स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद, निम्न स्तर पर मंडल पंचायत। कार्यकारी संस्था क्या होगी? जिला परिषद। कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष। कराधान की शक्तियां होंगी, वित्तीय स्रोत होंगे। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ये बात कहती है अशोक मेहता समिति। पंचायती राज की दिशा के अंदर और ज्यादा इसे सफल बनाने के लिए आगे चल करके क्या हुआ? तो आगे चल करके एक दल का गठन किया इंदिरा सरकार के द्वारा, और इस दल को नाम दिया गया था हनुमंत राव दल। अरे क्या नाम दिया गया? एक दल यहां पर गठित किया गया। 31 लोगों का एक पैनल बनाया गया, और इस 31 लोगों के पैनल को कहा कि पूरे भारत में भ्रमण करो, पूरे भारत के डाटा इकट्ठे करो और पता लगाओ कि आखिरकार हम निम्न स्तर पर और कौन कौन से अच्छे कार्य कर सकते हैं। और इसी दल को शुरुआत हुई थी 1982 से लेकर के 1984 तक इस दल ने अध्ययन किया। 82 से लेकर कब तक किया? 1984 तक हनुमंत राव दल ने पूरे भारतवर्ष में अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद हनुमंत राव दल कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक क्या करना है आपको? हनुमंत राव दल कहता है कि लोकतांत्रिक यदि विकेंद्रीकरण करना है और योजना निर्माण करना है, निम्न स्तर के लिए आम जनता के लिए योजना क्या करनी है? निर्माण करना है। तो योजना निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? सबसे जरूरी है कि जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए कि जब तक आम जनता नहीं आएगी तब तक ये कार्य नहीं हो सकता, तब तक सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, सरकार विकास कार्य नहीं कर सकती। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और योजना निर्माण के लिए, है ना, राज्य के विकास के लिए, आम जन के विकास के लिए जरूरी है कि किसको सुनिश्चित किया जाए? जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। आम जनता की भागीदारी शासन में लानी होगी। ये फाइनल रिपोर्ट देती है हनुमंत राव दल। और जैसे हनुमंत राव दल का यहां पर रिपोर्ट आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। अरे पता होगा ना,
इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से खालिस्तान समर्थक जो लोग थे, है ना, सिख जो कम्युनिटी थी, वो उनके अगेंस्ट हो गई थी। और ऐसे में बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, दो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने गोली चला करके उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब इंदिरा गांधी की हत्या होती है और भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, राजीव गांधी। उन्हीं के बेटे राजीव गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और इस समय एक कमेटी बनाई गई और इसी कमेटी को नाम दिया गया था जीवी के राव समिति। कौन सी समिति है? देखिए, सबसे पहली समिति कौन सी बताई मैंने आपको, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी समिति बात की अशोक मेहता समिति। तीसरी आ रही है जीवी के राव समिति। और जीवी के जो राव समिति है, इसका गठन हुआ साल 1985 में। अरे कब गठित हो रही है? 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया। और जीवी के राव समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किसके लिए भैया? गरीबी उन्मूलन व किसको लागू करने के लिए? विकास योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया। लागू करने के लिए किया गया। तो गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कौन सी समिति बनी है? जीवी के राव समिति। याद करो, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर बताए? 3 या 2? 2। अशोक मेहता कितना बता रहा है? 2। बलवंत राय कितना बता रहा है? 3। अशोक मेहता 2 बताता है, बलवंत राय 3 बताता है। ये आता है जीवी के राव आता है और कहता है भैया ना तो 2 ना 3। बोलो, पंचायती राज के कितने स्तर बनाओ? 4 स्तर बनाओ। पंचायती राज कितने स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए? 4 स्तरीय व्यवस्था हो। अच्छा जी, अब यहां पर एक चीज ध्यान दे लेना, 3 स्तर तो बलवंत राय ने बताए थे, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। इसने कहा कि 3 तो वो ले लो, एक चौथा बना दो। और चौथा जो स्तर बनेगा, वो चौथा स्तर क्या बने? तो चौथा स्तर बनाया जाए राज्य विकास परिषद। क्या बना दिया जाए? राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए। अरे किसका गठन कर दो? राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए। और राज्य विकास परिषद गठन की सिफारिश, सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा, किस समिति ने की थी? जीवी के राव समिति। किसके गठन की बात कर रहा है? राज्य विकास परिषद के गठन की बात कर रहा है। साथ ही इस समिति ने एक और बात करता है कि भैया जिले के सुनिश्चित विकास के लिए एक पद और सृजित करो। कौन सा पद लाया जाए? जिला विकास आयुक्त पद का क्या किया जाए? सृजन। ठीक है ना? कौन कौन सी बात कर रहा है? राज्य विकास परिषद की बात कर रहा है और जिला विकास आयुक्त पद सृजन की बात कर रहा है। तो राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, यानी कि चौथा जो स्तर बने वो क्या बन जाएगा? राज्य विकास परिषद बन जाएगी। अरे बात समझ में आ गई क्या? बलवंत राय कितने स्तर बता रहा है? 3 बता रहा है ना। अशोक मेहता कितने बता रहा है? और जीवी के राव कितने बता रहा है? 4 स्तर बता रहा है। और चौथा स्तर क्या बता रहा है? जो जिला और राज्य दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना? जिला और राज्य दोनों को जोड़ेगा। अब देखो, केंद्र से पैसा राज्य के पास में आ गया, राज्य से जिले के पास में आएगा, तो जिले और राज्य के बीच में जो गैप है ना, इसको भरने के लिए क्या बना दो? राज्य विकास परिषद बना दो। ये राज्य विकास परिषद पूरे राज्य के बारे में सोचेगी, और राज्य के बारे में सोचेगी तो जितने भी जिला हैं उन्हें कार्य भी देगी और उन्हें बजट भी अनुदान कर देगी। इससे पूरे राज्य का क्या होगा? सुनियोजित विकास हो पाएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो ये बात कौन कह रहा है? जीवी के राव समिति कह रही है। तो एक बार उतारो इसको, फिर आगे चलता है।
हाँ जी नहीं, ग्राम सेवक पद गिरधारी लाल व्यास समिति लेके आएगी, वो अलग पढ़ाऊंगा मैं अभी। राजस्थान की समिति है वो। ग्राम सेवक पद की बात कौन करेगा? गिरधारी लाल व्यास समिति करेगी। बृहद निर्वाचक क्षेत्रों की बात सादिक अली समिति करेगी। संवैधानिक दर्जा देने की बात राजस्थान में दांतेवाला समिति करेगी। हरलाल खर्रा समिति है ना, गुलाब चंद कटारिया, वो सभी अलग समितियां, अभी बात करेंगे उन पे भी। अभी तो मैं भारत की समितियों की बात कर रहा हूं, फिर आपको राजस्थान की समितियों पे लेके आऊंगा। अब ये मत सोचना कि सर पहली क्लास आ रही है और उसमें भी ये क्या समितियों के जाल में फंसा दिया, है ना। इससे पहले तो बढ़िया चल रहा था हमारे, है ना। सर पढ़ा रहे होंगे कौन सी कढ़ाई, कौन सा मंदिर है, ये सब पढ़ा रहे होंगे, कौन सी बावड़ी है, कौन सा तालाब, कौन सी झील। हाँ, माता जी कौन सी माता? करणी माता, देशनोक बीकानेर। हाँ, काबा। अरे वाह, वहां तो वो कौन सी कढ़ाई है, साधो सावन भादो। सावन भादो, छोटा सा मंदिर है ना, करणी माता, देखा क्या? छोटा सा मंदिर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, पर ये है कि मोटी मोटी दीवारें हैं उसकी, जैसे ये नहीं होते किसी किले वगैरह में, दुर्ग में जाते हैं ना, ऐसे मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं चारों तरफ। क्या? हाँ, काफी बार देखा हुआ है मैंने। हाँ, कहते हैं कि वहां पे, है ना, काबा, अगर सफेद काबा किसी को दिख जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। आजकल तो पता नहीं, क्योंकि वो इंजेक्शन दे दे करके सारे सफेद पैदा कर दिए उधर, है ना। हाँ, बहुत सारे घूमते हैं सफेद। लेकिन अच्छी खबर देखो कि वो मंदिर से बाहर आपको चूहे नजर नहीं आएंगे, और मंदिर के अंदर जब आप चल रहे हो तो आपके पैरों से कूदते हुए जाएंगे, है ना। उठा के पाँव नहीं रख सकते, हाँ, घसीटते हुए चलो, हाँ, क्योंकि कोई नीचे नहीं आ जाए, मर जाए, क्या पता। हम्म, हाँ, चांदी का चढ़ाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, ये परंपरा है ना। कौन थी करणी माता? हम्म, रिद्धि बाई। पता नहीं, राजस्थान में इतनी सारी तो माता हैं, है ना। है, 54 है? अच्छा, सिलेबस में 54 है। सही है। इंडिया में सबसे जो बड़ा कल्चर है वो आपके राजस्थान का ही है। इंडिया का बात करूँ तो मैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास जो रहा है ना, वो राजस्थान का ही रहा है। और इतिहास रहा है तो यहाँ पे निर्माण कार्य भी हुए हैं, तो निर्माण कार्य हुए तो किले, बावड़ी, है ना, मंदिर, मस्जिद, ये सब बहुत ज्यादा है। चले भी आगे। हम्म, अरे हो गया क्या? तो पहली समिति कौन सी है?
बलवंत राय। दूसरी समिति कौन सी है? अशोक मेहता। तीसरी समिति हो गई जीवी के राव समिति 1985। नेक्स्ट समिति आती है और अगली समिति का नाम है LM सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, और इसका गठन हुआ साल 1986 में। LM सिंधवी समिति, और LM सिंधवी समिति है ये किसके द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा भाई? राजीव गांधी ही सरकार है, तो राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित है। राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित LM सिंधवी समिति। और LM सिंधवी समिति क्या कहती है? तो सबसे पहली बात कहती है कि पंचायती राज के, एक काम करो, ना तो 2 बनाओ ना 4 बनाओ, तुम पंचायती राज के कितने स्तर रख दो? 3 स्तर रखो। अरे कितने स्तर रखो? तो बोलो पंचायती राज के 3 स्तर रखो, 4 या 5 बनाने की जरूरत नहीं है, ना 2 बनाने की जरूरत है, 3 स्तर बिल्कुल सही है। बोलो 3 स्तर रखो। बोलो दूसरी बात, एक काम करो, स्तर तो 3 रख दो, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को क्या दे दो? पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को क्या करो? संवैधानिक दर्जा दे दो। अरे कौन सा दर्जा दो? तो केंद्र की किस समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले की गई? LM सिंधवी समिति के द्वारा। और यह कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसा दर्जा दो? संवैधानिक। इन्हें संविधान में शामिल करो, इन संस्थाओं को संविधान में इनके बारे में लिखित जिक्र होना चाहिए, ये बात कह रही है LM सिंधवी समिति। साथ में ये कहती है कि वित्तीय स्रोत भी उपलब्ध करवाओ। अरे संस्थाओं को कैसे स्रोत दो? वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाओ। तो ये बातें तो पहले भी हो चुकी हैं, उन्हीं बातों को रिपीट कर रही है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया जाए? वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाई जाए। साथ में नियमित रूप से क्या करवाई जाए? चुनाव करवाए जाए। नियमित रूप से क्या करवाई जाए? नियमित रूप से चुनाव। और अब की बार ये कहता है कि चुनाव 4 साल में नहीं, कितने वर्ष में होना चाहिए? प्रति 5 वर्ष पर होना चाहिए। तो चुनाव कितने वर्ष में होगा? 5 वर्ष में। 4 वर्ष की बात कौन सी समिति कह रही है? अशोक मेहता समिति। क्या हो रहा है? नहीं बता, कुछ तो हो रहा है। हाँ फिर भी हाँ? नहीं, 2 बार बोलता है ना कोई, तब तक तो मैं ध्यान ही नहीं देता, तीसरी बार में जब फिर भी करता है ना तो मैं टोकता हूं। हाँ, धक्का दे रहे हो, दंगा कर रहे हैं क्या, बम फोड़ रहे हैं, तुम्हारे कान के मार रहे हैं? अरे कान की क्यों मार रहा है? इसके कान में ऐसा क्या है? हाँ? अरे मेरे भाई पढ़ ले, है ना, काम आएंगे। और ये काम अभी नहीं आएंगे, ये तुम लोगों का समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या है कि नए नए निकल के आए हो ना, जो पहले ठोकर खा चुके हैं ना, आप में से कुछ बैठे होंगे, उनको पता होगा, और जो पेपर देख चुके हैं उनको पता होगा। ये सब्जेक्ट है ना, तुम्हारी बैंड बजा देगा, और तुम्हारी नहीं उनकी, ये IAS तक की बैंड बजाता है। प्रीवियस जितने भी पेपर मॉडल है ना, एक बार उठा के चेक कर लेना। अभी कल परसों का जेल प्रेरी का पेपर देख लेना लोगों की, ठीक है ना। मोटे मोटे 22 क्वेश्चन थे अकेले पॉलिटी के, टोटल 100 में से। दिया है क्या? हाँ दिया है, तो पता है उसको। 22 क्वेश्चन है पॉलिटी के, बैंड बजा देगा ये सब्जेक्ट आपका। और फिलहाल क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से उठा रहा है वो। क्यों उठा रहा है? क्योंकि बाकी चीजें फिक्स हैं। हर एक बच्चा रट्टा मारने लग गया आजकल, हर एक बच्चा रट्टा मार रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने बात की ना, करणी माता सिर्फ तुम्ही ने नहीं पढ़ी, सब पढ़ रहे हैं। हाँ इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो लो लेवल की तैयारी कर रहा है ना, वो ये बातें नहीं कर रहा है,
और मार्केट में अगर कोई कर रहा हो ना, तो जैसा आप बोलो वैसा मैं करके दिखा दूं कि भाई ठीक है, मतलब है ना, एक एक पैसा आपको वापस करवा दूंगा मैं इस इंस्टीट्यूट से, अगर कोई भी अगर इस बैच में कर रहा हो तो। ये बात है ना लुबेगी, बहुत सारे उठा के देखना लुबेगी, इस मार्केट का सबसे टॉप क्लास जो इंस्टीट्यूट है ना, उनके नोट्स उठा के लाना टॉप क्लास के, और फिर चेक करना कि उनके किस बैच में ये बातें कर रहे हैं और तुम्हारे किस बैच में हो रही हैं, क्योंकि मैं कमी नहीं छोड़ता, क्या पता कहां से क्या आ जाए, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो फोकस करो मेरे भाई, ये कान बजाने से कुछ नहीं होगा, है ना, फोकस कर लो। और सबसे बड़ी बात, 2 बार मैं कुछ नहीं बोलता, शायद अभी आप पहली बार मिल रहे हैं ना, मेरे सिद्धांतों से वाकिफ नहीं है, मेरे सिद्धांत थोड़े से अलग हैं, ठीक है। मैं अपना 100 देता हूं तो 100 लेता भी हूं, मैं अपनी तरफ से 100 दूंगा तो 100 फिर मैं लूंगा भी। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूं, बकवास की बातें नहीं है, कहानी कविताएं नहीं आती, शेरो शायरी नहीं आती, कहां से सुना दो तेरे को, हाँ। अब वही हिस्ट्री में या कल्चर में तो क्या होता है, वो आती है ना, कृष्णा कुमारी आती है, जहर का प्याला लेके आती है, कभी पद्मिनी आएगी, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, है ना, कहानियां हैं। अब हमारे पास कहानी नहीं है ना, फैक्ट है। अब फैक्ट है तो कहानी कहां से सुनाऊं मैं, कहानी नहीं है भाई, सीरियस ध्यान दो। तो एलएम सिंधवी समिति के राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित हो रही है, पंचायती राज के कितने स्तर बता रही है, 3 स्तर बता रही है। साथ में कह रही है कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसा दर्जा दे दो, संवैधानिक दर्जा दो, साथ ही इन्हें क्या उपलब्ध करवाओ, वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाओ, साथ में क्या करो, नियमित रूप से चुनाव करवाओ। कितने वर्ष पे होने चाहिए, 5 वर्ष। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांवों के समूह के लिए, गांवों के समूह के लिए, अरे किसके गठन करो, न्याय पंचायतों का गठन करो, न्याय पंचायतों का क्या करो, गठन करो। तो ये बात कौन कहता है, एलएम सिंधवी समिति। तो मोटी मोटी ये 5 बातें कर रही है एलएम सिंधवी समिति, इन 5 बातों को ध्यान रखना। वैसे इनमें से ये 4 बातें तो ऑलरेडी पहले भी हो चुकी है, बस इतनी सी चेंज हो रही है, वहां पे 4 था, यहां पे कितना है, 5 है। वहां पे न्याय पंचायतों की कोई अलग बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये समिति किसकी बात कर रही है, न्याय पंचायतों की बात कर रही है, कि गांव के समूह के लिए, एक गांव के लिए नहीं, 2 4 5 10 गांव को मिलाकर के क्या बना दो, एक न्याय पंचायत बनाओ, जो कि आगे चल करके 2010 में राजस्थान के बस्सी जिले में, और बस्सी जिले का नाम आता है बस्सी ग्राम पंचायत में, जयपुर जिले का एक गांव है, कौन सा, बस्सी, बस्सी ग्राम पंचायत में राजस्थान का पहला क्या स्थापित किया गया था, ग्राम न्यायालय। अरे क्या बनाया गया, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया गया, बस्सी में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, 2010 में स्थापित हुआ है। और ये बात कौन कह रहा है, एलएम सिंधवी समिति ने 1986 में कही थी, और उसके तहत 2010 में आया है। समझ गए कहानी को, एक बार उतारो इसको, इसके बाद में हम संवैधानिक दर्जा देंगे और आगे की समितियों पे बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। वही जो बलवंत राय ने बताया बेटा, हाँ, बलवंत राय ने बताए वो 3 स्तर हो गए। चौथा स्तर, यानी कि चौथा स्तर इसने बनाया नहीं है, चौथा स्तर किसने बनाया, जीवी के राव ने, जो कहता है क्या बना दो, राज्य विकास परिषद को बना दो। हाँ,